नहीं आज तो नहीं लिखेंगे। हाँ स्टार्ट करते हैं। देखिए सर 12th का एक फर्स्ट चैप्टर है, हम लोग पढ़ते हैं। हाँ एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर नहीं है, एनसीईआरटी में फोर्थ चैप्टर होगा, समझे। लेकिन हम लोग जैसे पढ़ते हैं सीक्वेंस वाइज पढ़ते चलेंगे। डिटरमिनेंट मैट्रिसेस, वेक्टर, 3D, हाँ और अलजेब्रा का टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो डिटरमिनेंट क्या होता है सर, सबसे पहले समझते हैं डिटरमिनेंट होता क्या है। हाँ चैप्टर स्टार्ट होने से पहले समझा जाता है कि जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो होता क्या है आखिरकार। हाँ उसका कैसा दिखता है, हाँ कैसा चेहरा वगैरह होता है, वो सब देखते हैं कि क्या होता है। हाँ से कोई चीज पढ़ रहे तो जानना चाहिए कि पढ़ रहे वो है क्या, किसी बारे में जाने पहले है क्या, उसके बाद उसको जानेंगे हाँ कि क्या क्या होता है। समझते हैं सबसे पहले डिटरमिनेंट होता क्या है। तो डिटरमिनेंट क्या होता है सर, डिटरमिनेंट इज एरे ऑफ नंबर प्लेस्ड बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस। हाँ इसका मतलब एरे ऑफ नंबर से मतलब यहाँ देखिए लिखा हुआ है सर कि एरे ऑफ नंबर मींस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रो और कॉलम। हाँ यानी जैसे इसमें रफ में समझाते हैं आपको कि एरे ऑफ नंबर मींस क्या होता है। हाँ समझिए अच्छा से कि एरे ऑफ नंबर्स मींस क्या हुआ सर कि आपके पास बहुत सारा नंबर दे दिया गया। हाँ मैंने बहुत सारा डिजिट इस तरह दे दिया है रैंडमली, आपका यहाँ पे लिखा हुआ जैसे लिखा हुआ 0 2 3 4 9 8। हाँ चार एलिमेंट लेते हैं। हाँ ये आपके पास नंबर लिखा हुआ है। हाँ और इसको क्या किया जाता है, इसी तरह रो कॉलम में ये भी अरेंज जैसा लग रहा है। हाँ बट इसको क्या करते हैं कि इसको क्या करते हैं रो और कॉलम में क्या करते हैं अरेंज कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसको ढंग से लिखते हैं, चार नंबर का उल्टा सीधा लिख देते हैं, ऐसे ऐसे लिख देते हैं। तो इसको क्या ढंग से क्या किए अरेंज कर दिए। हाँ कि 2 0 कर दिए यहाँ, 2 कर दिए यहाँ, 4 कर दिए यहाँ और ये कर दिए यहाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ सर कि ये रो और कॉलम में क्या कर दिए अरेंज कर दिए हैं। हाँ रो और कॉलम में क्या कर दिए अरेंज किए। तो किसी भी एलिमेंट को या ऑब्जेक्ट को या डिजिट को अगर हम रो और कॉलम में अरेंज कर देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वो डिजिट जो है वो एरे ऑफ नंबर है। कोई भी एलिमेंट अगर रो और कॉलम में अरेंज होता है इसका मतलब वो क्या है, हाँ एरे ऑफ नंबर है। हाँ तो पहली बात क्या सर कि डिटरमिनेंट जो होता है वो एरे ऑफ नंबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिटरमिनेंट के अंदर जितना भी एलिमेंट रहेगा वो रो और कॉलम में रहेगा। ये बात समझ में आ गया, डिटरमिनेंट के अंदर जितना भी एलिमेंट और ऑब्जेक्ट रहेगा वो रो और कॉलम में रहेगा। तो इसी को बोला जाता है एरे ऑफ नंबर। एरे ऑफ नंबर मतलब अलग से देते हैं, एरे ऑफ नंबर मींस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रो और कॉलम। अब डेफिनेशन पास आते हैं क्या कि डिटरमिनेंट इज एरे ऑफ नंबर, समझ गए, प्लेस्ड बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस। अब देखिए ये चार एरे ऑफ नंबर था सर, इसको क्या कर दिए कि दो वर्टिकल लाइंस में डाल दिए। हाँ अब डिफिनेशन क्या क्या बन गया कि अब क्या क्या दो बात बोलेंगे कि डिटरमिनेंट तो एरे ऑफ नंबर है ही है, इसका मतलब एरे ऑफ नंबर बोलते हैं आप समझिएगा। अच्छा एलिमेंट जो है उसको रो और कॉलम में अरेंज कर देंगे और साथ ही साथ क्या बोलिएगा कि एरे ऑफ नंबर करने के बाद उसको क्या करेंगे दो वर्टिकल लाइन में क्या कर देंगे उसको कैद कर देंगे। यानी दो चीज सीख गए डिटरमिनेंट के बारे में, एरे ऑफ नंबर और वर्टिकल लाइंस के बीच रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं वर्टिकल लाइंस इन अ स्क्वायर फॉर्म। हाँ इसको समझते हैं कि आगे ये स्क्वायर फॉर्म क्यों बोला गया है, ये भी समझेंगे। एंड इट कॉरस्पॉन्ड टू अ वैल्यू। हाँ इसका मतलब क्या हुआ सर कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आउटपुट में कोई एक रियल नंबर वैल्यू आएगा। हाँ कोई न्यूमेरिकली स्केलर वैल्यू आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा, -3 आएगा, कुछ भी आते रहेगा। हाँ तो इसका मतलब क्या है, इसके जो डिटरमिनेंट है वो एक आउटपुट एक क्या देता है वैल्यू देता है। हाँ तो क्या क्या सीखनी है सर कि डिटरमिनेंट एक एरे ऑफ नंबर होता है, टू वर्टिकल लाइंस में रहता है, स्क्वायर फॉर्म में होता है, बताते हैं स्क्वायर फॉर्म क्यों बोला गया। हाँ स्क्वायर फॉर्म में रहता है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या देता है एक वैल्यू देता है। यानी चार चीज सीख ली। हाँ अब देखिए स्क्वायर, अब यहां तक सीख लिया, इसको देखिए कि अगर ये एरे ऑफ रो और कॉलम में अरेंज है सर एग्जांपल में, इसको क्या बोला गया कि एरे ऑफ नंबर है, दो वर्टिकल लाइंस में लगा दी। तो ऐसे कोई भी सर इस तरह रहता है, इस तरह लेटा हुआ रहता है ना सरफेस पे, इस तरह रहता है तो उसको क्या बोला जाता है हॉरिजॉन्टल बोला जाता है, समझ गए हॉरिजॉन्टल। तो इस तरह हॉरिजॉन्टल जितना भी रहेगा उसको रो बोला जाएगा और जितना यू रहेगा वर्टिकल इस तरह उसको क्या बोला जाएगा कॉलम बोलेगा। हमेशा रो ये हो गया R1 सर, हाँ रो 1 ये रो 2 ये कॉलम 1 और कॉलम 2। यहां से देखिए इसको सिंपल रो को बोलते हैं R1 R2 R3 C1 C2 और C3। यहां तक क्लियर है सर। इसके बाद देखिए कि हाँ स्क्वायर फॉर्म इसलिए बोला गया, स्क्वायर का डेफिनेशन क्या होता है कि सर ऐसा फिगर जिसका चारों साइड क्या हो इक्वल हो। हाँ तो इसका मतलब क्या होता है इन डिटरमिनेंट के अंदर क्या होता है कि हम लोग का नंबर ऑफ रो, एक कंडीशन है इसका कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर बराबर है तभी उसको डिटरमिनेंट बोला जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि अगर चारों तरफ से इसको ये कीजिएगा, इधर से भी कवर कीजिए, इधर से एक स्क्वायर फॉर्म में बन पाता है।
समझ रहे बात को, इसीलिए इसको स्क्वायर बोला गया। इसे स्क्वायर का कोई जरूरत नहीं कि क्यों बोला गया, स्क्वायर फॉर्म बोला है कि ताकि समझ रहे बात को, क्यों नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, इसीलिए इसको क्या बोला गया स्क्वायर फॉर्म। अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं रहेगा तो वो रेक्टेंगल टाइप का दिखेगा, समझ रहे, वो रेक्टेंगल टाइप का दिखेगा, वो आगे देख लेंगे। इसमें देखते हैं नंबर ऑफ रो कितना है सर 2 और नंबर ऑफ रो यहाँ पर कितना है 3। हाँ, तो यहाँ पर देखिए दोनों बराबर है, तो इसलिए डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करता है। अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर बराबर नहीं है तो डिटरमिनेंट बोलेंगे डिटरमिनेंट है ही नहीं, ये है ही नहीं, इसको बनाए क्या, वो तो है ही नहीं। यहाँ पर देखिए दोनों बराबर बराबर, 2 रो और 2 कॉलम, यहाँ पर देख रहे हैं 3 रो और 3 कॉलम, इसलिए डिटरमिनेंट को क्या करता है एग्जिस्ट करता है। स्क्वायर फॉर्म क्यों बोले समझ में आ गया कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर है तो स्क्वायर टाइप का दिखता है। अगर चारों तरफ से वर्टिकल लाइन खींच देते हैं, हाँ 2 हॉरिजॉन्टल ऐसे खींच देते हैं स्क्वायर बन जाएगा, हाँ इसीलिए इसको स्क्वायर फॉर्म बोला गया। इनडिटरमिनेंट नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है सर जी बराबर होता है। यहाँ पे क्या देखिए सर 3 रो और 3 कॉलम, हाँ लिख दिए हियर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है बराबर है, समझ गए कितना 3 है ना, हाँ 3 लिख दिए यहाँ पे, हाँ 3 लिखा हुआ है। यहाँ पर सर देखिए कि नंबर ऑफ रो कितना है सर 2 है, देखिए ना नंबर ऑफ रो कितना है 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितना है सर 3। ये क्या एग्जिस्ट करेगा, ये लिखा हुआ कि हियर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है, सिर्फ नॉट डिटरमिनेंट, हाँ ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सब कुछ समझ में आ गया सर कि डिटरमिनेंट क्या क्या बोला था। पहले ये समझिए कि डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं तो डिटरमिनेंट क्या क्या होता है। आइडिया ऑफ नंबर होता है, स्क्वायर फॉर्म में होता है, 2 वर्टिकल लाइन में होता है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में वैल्यू आता है। डिटरमिनेंट एग्जिस्ट कब करता है, कब बोलेंगे कि डिटरमिनेंट है जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होगा, तब बोलेंगे कि ये डिटरमिनेंट है, अदरवाइज बोलेंगे नहीं कि डिटरमिनेंट है। अब देखिए स्क्वायर फॉर्म क्यों बोला गया ये भी बताएंगे। यहाँ देखिए कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है नहीं है, तो अगर मान चले चारों तरफ से इसका क्रॉस फिगर बनाते देते रेक्टेंगल बन जाएगा। हाँ, तो जब हम मैट्रिसेस पढ़ेंगे तो बोलेंगे कि मैट्रिसेस इज अ रेक्टेंगुलर फॉर्म, बट ये सही नहीं है क्योंकि एक स्क्वायर फॉर्म इसका अलग केस पढ़ते हैं, समझ गए, एक अलग केस पढ़ेंगे स्क्वायर फॉर्म मैट्रिसेस के अंदर, लेकिन मैट्रिसेस के अंदर ये चीज जरूरी नहीं है। हाँ, और ये बात इंपॉर्टेंट कि डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस दोनों मिलता जुलता चैप्टर है, समझ रहे हैं, दोनों मिलता जुलता चैप्टर है। हाँ, तो आपका अच्छा डिटरमिनेंट रहेगा तभी मैट्रिसेस सीख सकते हैं। अब सोचेगा डिटरमिनेंट नहीं पढ़े मैट्रिसेस पढ़ लें तो समझ में तो आएगा ही बट फील नहीं होगा, मजा नहीं आएगा, लगेगा डिटरमिनेंट में जहां पर यूज होगा वहां पर आपको लगेगा क्या हो रहा है। बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी दोनों का एक दूसरे से क्या होता है यूजफुल है। समझ में आ गया सर? तो ऐसा भी हो सकता है कि मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। हाँ, स्क्वायर मैट्रिसेस हम जो मैट्रिसेस पढ़ेंगे तो स्क्वायर मैट्रिसेस पढ़ेंगे, वो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के अंदर आता है, जबकि मैट्रिसेस का डिफरेंस स्क्वायर फॉर्म में नहीं बोलेंगे। हाँ, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बोल सकते हैं लेकिन स्क्वायर फॉर्म नहीं बोल सकते हैं। स्क्वायर फॉर्म उसका टाइप हो जाता है, टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे उसमें स्क्वायर मैट्रिसेस पढ़ेंगे और नंबर ऑफ रो और नंबर कॉलम बराबर लेंगे। हाँ, डिटरमिनेंट के बाद 12-13 लेक्चर चलेगा इसका। अब देखिए ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, order of determinant is n cross n या simply n if it has n number of row or column। हाँ देखिए सर ऑर्डर इसका क्या था, हाँ ये ऑब्जेक्टिव में आपका एक नंबर से पूछ सकता है। हाँ, ऐसे भी सीबीएसई वाले बच्चे को बताएं हाँ कि 25 से 30 मार्क्स डिटरमिनेंट के अंदर पूछता है। हाँ, बिहार बोर्ड के अंदर 15 के आसपास, 15 से 20 के आसपास ऐसे करेगा। हाँ, देखिए ये एक नंबर में पूछा जाएगा ना कि ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है। हाँ, तो n क्रॉस n, तो अगर ऑर्डर इसका n क्रॉस n है तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ इट हैज n नंबर ऑफ रो और कॉलम, हाँ तब इसको बोला जाएगा ऑर्डर। ऐसे एग्जांपल सीखते हैं। हाँ, एग्जांपल देखते हैं कि मान चलिए यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कितना सर 2, 3, 0 और 4। हाँ, तो ये कितना हो गया सर, ये बोला जाएगा R1, ये बोला जाएगा R2, ये बोला जाएगा C1, ये बोला जाएगा C2। देखिए यहाँ पर सर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, बराबर है। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है सर, बराबर है। तो इसका मतलब क्या है सर 2 = 2 हो जाएगा। हाँ, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2। अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम 2 2 है तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर 2 हो गया। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट कितना हो गया सर। आप सर इसको ऐसे बोला जाएगा ऑर्डर, या बोलिए 2 क्रॉस 2।
2 क्रॉस 2 मल्टीप्लीकेशन है कि 2 मल्टीप्लाई 2 2 इंटू 2 नहीं, 2 क्रॉस 2 या सिंपली बोल दीजिए कि ऑर्डर कितना है सर 2। हाँ, इसको मल्टीप्लाई मत कीजिए कि अच्छा मल्टीप्लाई करके ऑर्डर 4 हो गया, नहीं, 2 क्रॉस 2 या सिंपली क्या बोलिए 2। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कितना, कि अभी अगर कोई आपको बोल दे कि ऐसा डिटरमिनेंट बनाइए जिसका ऑर्डर 3 है, तब कीजिएगा कि नंबर ऑफ रो भी 3 लीजिएगा और नंबर ऑफ कॉलम 3 लीजिएगा। जैसे हम आपको बोलते हैं कि ऐसा डिटरमिनेंट बनाइए जिसका ऑर्डर 3 होता है। हाँ, तो देखिए बनाते हैं ऐसा, क्या ले लेंगे सर, ऐसा ले लेंगे। हाँ, 0 1 2 और 5 6 7, हाँ कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, 0 9 2, इसका क्या हो गया सर, ये ऑर्डर इसका कितना हो गया सर, ये क्या हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, हाँ ये C1, ये C2 और ये कितना हो गया सर C3। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट कितना हो गया सर, कैसे बोलेंगे 3 क्रॉस 3 या सिंपली क्या बोलेंगे सर 3। तो ऑर्डर समझ गए सर, किसको बोला जाएगा ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। हाँ, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक चीज समझिएगा क्या होता है। हाँ, ये चीज देखिए सर, इसको क्या बोला जाता है, ये सर जो हम लोग अभी बताएं कि जो डिटरमिनेंट के अंदर यहाँ पर भरते हैं हम लोग, इसको क्या बोला जाता है, एलिमेंट बोला जाता है। हाँ, या ऑब्जेक्ट बोल सकते, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जनरली एलिमेंट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, तो ए आई जो है सर, ए आई जे जो है, हाँ ये एक प्रकार का जनरल जो बोला जाता है कि जनरल, ये जनरली इसको क्या बोला जाता है कि एलिमेंट है। और ऐसा एलिमेंट है हाँ जो ith रॉ और jth कॉलम में क्या करता है, लाई करता है। हाँ, ए आई जे, तो लिखते हैं कि ए आई जे इज एन एलिमेंट। हाँ, ए आई जे इज एन एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट। हाँ, ये डिटरमिनेंट का क्या है सर, एलिमेंट है in which ith रॉ और jth कॉलम। हाँ सर, ये डिटरमिनेंट जो कहाँ एग्जिस्ट करता है, ith रॉ और jth कॉलम में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। हाँ, तो इसके मतलब क्या हुआ सर कि i क्या हुआ क्या सर, रिप्रेजेंट रॉ को करता है। हाँ, ith और jth क्या करता है सर, रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। इसका मतलब समझ गए, जनरली एलिमेंट है हाँ जो ith रॉ और jth कॉलम में है, समझ गए। तो i मतलब रिप्रेजेंट, जो फर्स्ट यहाँ लिखा हुआ रहेगा सर वो रॉ को करता है रिप्रेजेंट, और जो j लिखा हुआ था वो किसको रिप्रेजेंट करता है सर जी, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, तब हम लोग समझते हैं एग्जांपल सा, बहुत अच्छा से एग्जांपल से सीख लेंगे हम लोग। यहाँ पर मान के चलिए लिखा हुआ है कि 0 1 2, चलो A B C भी लिख सकते हैं। हाँ, 9 0 और -5 ले लेते हैं। हाँ सर, ये अपना क्या हो गया सर, अच्छा से बोलिएगा, R1 R2 R3 C1 C2 और C3। हाँ, अब हम ये सब जो लिखा हुआ सर क्या है, एलिमेंट। हाँ, और इसका जनरल नोटेशन क्या होता है सर, ए आई जे, समझ गए। आई रिप्रेजेंट करता है रो को और जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तब हर एक, अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है, हर एक एलिमेंट का पोजीशन बताइए, हर एक एलिमेंट का क्या बताइए, पोजीशन बताइए। तो हम देखिए पोजीशन पूछते हैं आपसे। हाँ, पूछते हैं क्वेश्चन आपसे कि बताइए, अब ए से रिप्रेजेंट किया गया एलिमेंट को, तो पूछ रहे हैं A11 कौन सा एलिमेंट होगा। इसका मतलब क्या हो गया सर, A11 पूछने का मतलब क्या पूछे कि ये किसको, जो ये 1 वाला है, फर्स्ट वाला 1 है, किसको रिप्रेजेंट करा, रो को, और सेकंड वाला कॉलम को। तब वो एलिमेंट बताइए जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में एग्जिस्ट करता। आप तो सबसे पहले फर्स्ट रो में चले जाइए, यहाँ पहुंच गए। हाँ, और फर्स्ट कॉलम में पहुंच जाइए, यहाँ पहुंच जाइएगा, यानी कि ये एलिमेंट होगा, इसका नामांकन क्या हो जाएगा सर, 0, यानी कि A11 का पोजीशन क्या है सर, 0। इसी तरह पूछ दिया कि A23 बताइए, इसका मतलब क्या हुआ सर कि 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा, रो को, और 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा, कॉलम को। तो सेकंड रो में चले जाइए, चले गए सेकंड रो में। हाँ, सेकंड रो और थर्ड कॉलम में चल जाइए, तो इसमें आ जाइएगा, सेकंड रो में चले गए सर, सेकंड रो में, और थर्ड कॉलम में आ जाइए, तो कहां पे मिलेगा, ऐसी सोचिए, देखिए आप कहां पे दोनों इंटरसेक्शन करता है। सेकंड रो और थर्ड कॉलम में कहां पर इंटरसेक्ट हुआ है, सी पे हुआ है, तो हम लोग का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी। इसी तरह आपसे पूछ जाएगा, बताइए 3 2 का क्या होगा। हाँ, 3 2 क्या, इसका मतलब क्या हुआ सर, थर्ड रो सेकंड कॉलम, यानी कि 0। पता चल रहा सब कुछ। इससे आपको उल्टा भी पूछ सकता है। हाँ, इसका आपसे उल्टा भी पूछ सकता है।
अब आपसे क्या पूछेगा, ये क्या दिया सर, ये आपको पोजीशन दे दिया और एलिमेंट पूछा। आप क्या बोलने वाले हैं कि अब क्या देगा, आपको एलिमेंट दे देगा और पोजीशन पूछेगा। हाँ, तो एलिमेंट मान चलिए दे दिया आपको -5। हाँ, आप पूछ दिया क्या सर आपसे, पोजीशन, तो -5 पास आ गया सर। देखिए -5 में कैमा रो में एग्जिस्ट कर रहा है सर, 3 में एग्जिस्ट कर रहा, रो इसका पूछे 3 में एग्जिस्ट कर रहा, और कॉलम कहाँ एग्जिस्ट कर रहा, 3 में ही कर रहा। हाँ, इसका मतलब इसका पोजीशन क्या हो गया सर, A33। चलिए इस B का बात करते हैं, क्या लिखते हैं सर, 9 लिखे हैं, ये 9 लिखा होगा। हाँ, तो 9 का चलिए बात करते हैं। 9 का पोजीशन क्या है सर, रो कितना में एग्जिस्ट कर रहा है सर, 3 में, और कॉलम में किस में एग्जिस्ट कर रहा, तो क्या हो गया सर यहाँ पर, इसका पोजीशन A31। चलिए और बात करते हैं, इस 1 का बात करते हैं। हाँ, इस 1 का बात करते हैं, तो इसका पोजीशन क्या, किस रो में एग्जिस्ट कर रहा है सर, R1 में, और कॉलम कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, 2 में, तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा सर, A12। कोई दिक्कत सर इसमें? हाँ, यहीं पर हम लोग सीखते हैं डायगोनल एलिमेंट क्या होता है। डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट्स इसमें डायगोनल एलिमेंट किसको बोला जाता है, तो हम लोग सीख लिए सर कि एलिमेंट क्या होता है, ये भी जान गए कि एलिमेंट किसको बोला जाता है। अब एलिमेंट में बहुत सारा है, सब तो एलिमेंट ही है। हाँ, अब एलिमेंट में सीखते हैं कि डायगोनल एलिमेंट किसको बोला जाता है। समझ रहे, डायगोनल एलिमेंट किसको बोला जाता है। तो डायगोनल एलिमेंट का डिफिनेशन ये है कि सर ऐसा पोजीशन बताइए, उस एलिमेंट का पोजीशन भी चाहिए जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो। समझ रहे, इसका मतलब कौन कौन सा एलिमेंट है, चलिए इसी को एग्जांपल फिर से लिखते हैं ना, इसी को एग्जांपल फिर से लिखते हैं। क्या हो जाएगा, 0A9, 1B0 और 2C-5। ये क्या हो गया सर अपन का R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया C1, ये हो गया C2 और ये हो गया सर जी C3। तो क्या बोले सर, डायगोनल एलिमेंट का डिफिनेशन क्या बोले कि ऐसा एलिमेंट का नाम बताइए जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हाँ, तो इसके मतलब आप एलिमेंट का पोजीशन कैसे कैसे बताइए, A11, A22, A33। हाँ, ये क्या कहलाएगा, डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा। क्या A12 डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा, क्यों नहीं कहलाएगा सर, क्योंकि इसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों अलग अलग है। हाँ, तो अब बताइए कि सर यहाँ पे A11 कौन सा एलिमेंट होगा सर, 0। A22 कौन सा एलिमेंट होगा सर, देखिए ना, A22 यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम यानी B हो जाएगा। और ये वाला क्या होगा सर, A33, ये -5 हो जाएगा। तो इसका मतलब सर मान के चलिए बोले डिटरमिनेंट एक स्क्वायर का फॉर्म में बनता है, तो उसका अगर इस छोर से इस छोर को मिला दीजिएगा तो उसको क्या बोला जाता है, डायगोनल। तो याद रखिएगा क्या, डायगोनल एलिमेंट। ऐसा डायगोनल एलिमेंट नहीं बनेगा। डिफरेंशियल क्या कहता है, जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो। ये याद रखने के लिए कि स्क्वायर का डायगोनल ये भी होता है। हाँ, इसलिए याद करेंगे, डायगोनल तो ये भी होता है। बस ये याद करें, किसको क्या बोला जाएगा सर, डायगोनल एलिमेंट। याद रहेगा सर, डायगोनल एलिमेंट किसको कहा जाएगा। अब सीखते हैं कि कंजुगेट एलिमेंट किसको कहा जाता है। हाँ, हम लोग सीख लिए कि डायगोनल एलिमेंट किसका है, जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होता है, उसको क्या बोला जाता है सर, डायगोनल एलिमेंट। अब कंजुगेट एलिमेंट किसको बोलते हैं वो सीखते हैं। हाँ, देखो हम लोग एलिमेंट जानने के बाद टाइप्स ऑफ एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट, कंजुगेट एलिमेंट, हाँ वगैरह वगैरह तो सीखते हैं। कंजुगेट एलिमेंट, AIJ and AJI are called conjugate element to each other. Element to each other, and this element will symmetric with respect to diagonal where I is equal to not to j, ये दोनों बराबर हैं। चलिए अब देखिए सर, कंजुगेट एलिमेंट किसको बोला जाता है।
ए आई जे एंड ए जे आई, इसका मतलब क्या हुआ सर, दोनों का पोजीशन बदल गया है, समझ रहे हैं? यानी डायगोनल एलिमेंट किसके साथ बात किया जाएगा सर, अगर आप बात करते हैं A21 का, इसका डायगोनल एलिमेंट क्या हो गया सर, A12, समझ रहे हैं? देखते हैं दोनों पोजीशन बदल गया, जिसको क्या बोला जाएगा, कंजुगेट एलिमेंट बोला जाएगा टू ईच अदर। हाँ, ऐसे एग्जांपल से फिर से लेते हैं, हम लोग ज्यादा नहीं समझते हैं इसको। क्या लेते हैं सर, 0 1 2 -5 4 3 9 8 2, ये अपना हो गया सर R1, ये हो गया R2, ये हो गया सर जी R3, ये हो गया सर जी C1, ये हो गया C2 और ये हो गया सर C3। अब समझते हैं कंजुगेट एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट किसको बोला जाएगा बाबू, इसको क्या बोला जाएगा, डायगोनल एलिमेंट जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाएगा, उसको बोला जाएगा डायगोनल एलिमेंट ना। इसको क्या बोला गया, हम लोग लिख लेते हैं, इसको क्या बोला गया सर, डायगोनल। हाँ, अब हम लोग यहाँ लिखते हैं एलिमेंट, एलिमेंट आप इधर लिखते हैं कंजुगेट, टाइप कर दो दूसरा है। बॉक्स लगाए उसको, देखिए इस तरफ हम क्या लिखते हैं सर, एलिमेंट, इस तरफ क्या लिखते हैं, कंजुगेट एलिमेंट। तो बताइए कि अगर A12 का बात करते हैं तो इसका कंजुगेट एलिमेंट कौन बनेगा, A21 बनेगा सर। अच्छा, अब बताइए कि A12 तो पोजीशन है, इसका एलिमेंट क्या होगा, A12 का एलिमेंट क्या होगा सर, A12 ये है ना 12, यानी कि 1, तो A21 कौन होगा सर, -5, 2 1 2 और 1 होगा -5। इसके मतलब क्या हुआ सर, कि आपसे पूछेगा कि बताइए कि 1 का, क्या बोल रहे हैं कि 1 का कंजुगेट एलिमेंट क्या होगा, आप क्या बोलिएगा कि 1 का कंजुगेट एलिमेंट -5 होगा। अच्छा, -5 का कंजुगेट एलिमेंट कौन होगा, तो 1 होगा, यानी दोनों एक दूसरे का ईच अदर है। हाँ, 1 का 5 का -5 का 1। हाँ, इसी तरह अगर बात करते हैं सर, इसका बात करते हैं, इसका कंजुगेट एलिमेंट ढूंढते हैं, इसका पोजीशन क्या होगा सर, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, यानी कि A13 बात करते हैं सर 2 है, तो इसका कंजुगेट एलिमेंट क्या होगा सर, A31, तो A31 क्या हो जाएगा सर, 3 1, ये होगा 9। इसका मतलब क्या, कोई पूछेगा सर 2 का कंजुगेट एलिमेंट कौन है, 9, तो 9 का कंजुगेट एलिमेंट कौन है, 2। इसी तरह बात करते हैं इसका सर, हाँ इसका पोजीशन क्या होगा बाबू, 2 2 ना, 2 3 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, समझ ना, देखो थर्ड का, फोर्थ ये 3 का हो जाएगा, 3 समझ गए, तो क्या हो जाएगा सर, सेकेंड रो 2 3 का बात किया सर, कितना हो जाएगा सर 3, इसका कंजुगेट एलिमेंट कितना हो जाएगा, 3 2, कितना हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा बताइए, 3 2 ना, तो थर्ड रो यानी कि ये और सेकेंड कॉलम यानी कि 8 हो जाएगा, हो गया सर, और सब एक दूसरे का क्या है, कंजुगेट एलिमेंट टू ईच अदर है। क्लियर हो गया। अच्छा, डिफिनेशन पढ़ते हैं। हाँ, डिफिनेशन अब क्लियर होगा कि Aij एंड Aji आर कंजुगेट एलिमेंट टू ईच अदर, ये समझ में आ गया। एंड दीज एलिमेंट विल सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू डायगोनल, ये नहीं समझ में आ रहा। अब देखिए सिमेट्रिक समझते हैं। सिमेट्रिक मतलब क्या समझते हैं, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू किसका बाबू, डायगोनल। तो जिसको सिमेट्रिक बोला गया उसको आप मिरर मान लीजिए, समझ, उसको क्या मान लीजिए, मिरर। अच्छा, मिरर में आप देखे होंगे, अपना फेस देखे होंगे, क्या देखते होंगे, अगर मिरर को आप नजदीक रखिएगा तो आपका इमेज भी नजदीक बनेगा, आप जितना दूर रखिएगा देखिएगा इमेज भी उतना ही दूरी बन रहा है, समझ रहे। तो हम मानते हैं सर कि डायगोनल को मानते हैं इमेज, डायगोनल को क्या मान सकते, डायगोनल को क्या मानते हैं सर, मिरर। तो अच्छा, मान के चलिए जो 1 है, इसका ये 1 इसका डायगोनल के नजदीक है, तो डायगोनल के नजदीक कौन एलिमेंट बन रहा है, -5, तो 1 का -5 है। हाँ, इसीलिए इसको बोला गया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब हो गया कि आप उसको मिरर मान लीजिए। अब देखिए 2 कितना दूरी पे है डायगोनल से, तो डायगोनल पे इसका इमेज कहां बनेगा, देखिए ना, स्ट्रेट लाइन पर रख रहे, डायगोनल हमेशा परपेंडिकुलर बनता है। हाँ, तो देखिए इसका परपेंडिकुलर बना -5, इसका देखिए परपेंडिकुलर कौन बनेगा, 9, इसका परपेंडिकुलर कौन बनेगा, 8। देखिए 1 का -5, 2 का 9 और 3 का 8। इसीलिए बोला गया डायगोनल को क्या बोला गया बाबू, सिमेट्रिक एलिमेंट, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू डायगोनल। अब ये क्या लिखा है सर, I = नोट j, ये क्या लिखती है, I = नोट j इसलिए लिखती है कि इसका कंजुगेट एलिमेंट तो बन गया, 1 2 का कंजुगेट एलिमेंट बन गया, 1 3 का कंजुगेट एलिमेंट बन गया, 2 3 का कंजुगेट एलिमेंट बन गया। क्यों बन गया बाबू, क्योंकि इसका I और J दोनों क्या था, डिफरेंट था। I और J क्या था, दोनों डिफरेंट था। बट अगर मान चलिए आपसे पूछ दिया कि A22 का कंजुगेट एलिमेंट बताइए, आप बता पाइएगा, नहीं बता पाइएगा।
सेम हो जाएगा, इसके लिए लिखा हुआ आई इक्वल टू नॉट जे ही होना चाहिए। समझ गए, सेम सेम होगा तो बन नहीं पाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा हम लोग जो डिटरमिनेंट का जो पढ़े हैं कि कोरस्पॉन्डिंग टू अ वैल्यू देता है, हम इस बात को ही प्रूफ करेंगे कि आखिर वैल्यू ही क्यों देता है। कैसा ऐसा इसका थोपड़ा आता है, ये इसका आउटपुट जो निकलता है एक सिंगल वैल्यू निकलता है 2 5 वगैरह वगैरह। हाँ, इसको प्रूफ करेंगे कि आखिरकार इतना बड़ा चीज का वैल्यू कैसे देता है, हाँ, या फिर वैल्यू ही कैसे आता है। हाँ, इस चीज को भी सीखेंगे। हाँ, एक चीज नोट सीखते हैं सर। हाँ, आप डिटरमिनेंट का सबसे भी इंपॉर्टेंट बात क्या सीखे सर कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना चाहिए। अगर 2 है तो 2 होना चाहिए, दोनों अगर 3 है तो 3 होना चाहिए। हाँ, वगैरह वगैरह। हाँ, अब हम जनरली सब चीज को एलिमेंट को जनरल रिप्रेजेंट क्या चीज से करते हैं, ए आई जे से एलिमेंट को रिप्रेजेंटेशन रहता है। अब हम डिटरमिनेंट को जनरल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना चाहते हैं। हाँ, कि डिटरमिनेंट को एक छोटा प्रारूप क्या दे सकते हैं। आप ए आई जे लिख दिए, इसका मतलब हजारों एलिमेंट आप लिख चुके हैं। इसका पोजीशन बदलते रहेंगे, हजारों एलिमेंट क्या रहता है, आते रहेगा, क्रिएट होते रहेगा, सिर्फ इससे क्रिएट होते रहेगा। हाँ, इसी तरह डिटरमिनेंट के अंदर पढ़ते हैं, एक इसका बड़ा सा रूप पढ़ते हैं। हम हमेशा डिटरमिनेंट को डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या से सर, डेल्टा से। हाँ, इसको देखिए पढ़ते हैं हम लोग क्या क्या सर, ए आई जे आता है, क्या क्या वैल्यू लेते हैं, A11 A12 A13 वगैरह वगैरह। अब देखिए इसी चीज को जनरल लिखते हैं हम। यहाँ पे इसका पोजीशन क्या रहेगा बाबू, A11, हम A12 A13, ये सब क्या बाबू एलिमेंट जिसका छोटा सा रूप क्या है, ए आई जे। और डॉट 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 क्या हो जाएगा, A1 N लिख सकते हैं सर, कहां तक पहुंचेंगे, N तक पहुंचेंगे। हाँ, अब यहाँ क्या हो जाएगा, सेकंड रो थर्ड रो तक 2 1 2 2 2 3 और डॉट 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 क्या हो गया बाबू, A2N। यहाँ पर क्या होगा सर, A31 A32 A33 और डॉट 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 A3N। और इसी तरह सर चलते चलेंगे। हाँ, चलते चलेंगे तो इधर से देखिए जब 1 1 1 से कहां तक चले, N तक चले। तो अगर ऐसे भी चलेंगे इधर कहां तक चलेंगे, N तक चलेंगे। हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, N1 सोचिए, यहाँ से R1 R2 R3 यहाँ क्या होगा, N होगा। हाँ, तो N1 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं सर, N2 N3 और डॉट 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 हो जाएगा सर। अब इसका बात करते हैं सर ऑर्डर का, तो क्या होगा, इस डिटरमिनेंट का ऑर्डर का बात करते हैं। तो ऑर्डर क्या लिखेंगे सर, n क्रॉस n लिख देंगे। अगर ऑर्डर को आप बता देगा, उसका नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम भी आप बता सकते हैं। अगर ऑर्डर कोई बोलेगा 3 है तो आपसे पूछेगा कि रो बताइए क्या है, क्या 3 कॉलम पूछेगा 3। हाँ, तो ऑर्डर कितना, या सिंपली क्या बोल सकते हैं सर, n। समझ गए, ये डिटरमिनेंट का क्या हुआ सर, बड़ा सा रूप हुआ। अब इसका छोटू चीज पढ़ते हैं। हाँ, इसका हम छोटू चीज पढ़ते हैं। इतना एलिमेंट का छोटा रूप क्या है, ए आई जे, इसका छोटा पढ़ते हैं, देखिए कैसे। हाँ, आप बगल में भी इसका ये n क्रॉस n लिख सकते हैं साइड में। हाँ, इससे पता चलता है कि इतना ऑर्डर का ये क्या है, बना हुआ है। अब देखिए अभी भी सर क्या लिखते हैं, डेल्टा। डिटरमिनेंट को हम बताएं कि दो वर्टिकल लाइंस के बीच में क्या किया जाता है, कैद किया जाता है। तो दो वर्टिकल लाइंस के बीच में क्या कर दिए सर, कैद कर दिए। इसके बीच में क्या लिखा हुआ रहता है सर, एलिमेंट। तो एलिमेंट का छोटा सा रूप कौन है, ए आई जे। इसका मतलब इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट लिखा हुआ है सर। हाँ, अब बगल में लिख देते हैं n क्रॉस n। इसका मतलब इसको ब्रेक करेंगे तो देखिए फील हो रहा है सर कि यही चीज क्रिएट हो जाएगा। इसका पोजीशन 1 1 1 2 यहाँ पर धरते जाएंगे। इसके मतलब क्या हुआ, इसके मतलब आपको बोल दिया कि आप इसमें इतना एलिमेंट भरिए इस टाइप का कि n क्रॉस n का बन जाए। समझे बात को। इसी तरह देखिए और दिखाते हैं आपको कि डेल्टा इज इक्वल टू, आपको दिखा दिया कि ए आई जे, और यहाँ लिख दिया सर 3 क्रॉस लेते हैं छोटा में 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। समझ गए। तो आपको क्या बोला है सर, एक डिटरमिनेंट बनाइए जो 2 ऑर्डर का होना चाहिए। हाँ, तो इसको कैसे लिखेंगे सर, इसका देखिए कैसे लिखेंगे, डेल्टा इक्वल टू A11 A12, हाँ, A21 और A22। इसमें क्या होगा सर, 2 रो और 2 कॉलम। इसका मतलब ये हो गया इसका बड़ा रूप, इसका छोटा रूप ये हो गया। समझ में आ रहा। इसका फिर आप एग्जांपल लेते हैं कि डेल्टा इक्वल टू लिखते हैं सर ए आई जे और 3 क्रॉस 3। इसका मतलब क्या हो गया सर कि आप डिटरमिनेंट लिखे जो 3 ऑर्डर का होना चाहिए। हाँ, इसका मतलब सर 3 रो और 3 कॉलम दिखाएंगे। इसका मतलब क्या लिखेंगे सर, 3 रो दिखाने के लिए A11 A12 और A13। हाँ, 3 कॉलम भी तो होना चाहिए। यहाँ ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, A21 A22 A23 A31 A32 A33।
इसमें सीखते हैं, हम लोग सीख चुके हैं कि डायगोनल एलिमेंट किसको बोलते हैं, कंजुगेट एलिमेंट क्या बोलते हैं, ये सब क्लियर है पूरी तरह अच्छा तरीका से। आपको कहीं कहीं क्वेश्चन में बहुत जगह आपको जरूरत पड़ेगा इस चीज का, हाँ, कि कैसे इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, तो हम लोग जो अभी तक पढ़े सर बहुत बेसिक, हम लोग क्या सीखे कि अभी तक बस इतना चीज सीखे हैं कि डिटर्मिनेंट किसको कहते हैं। हाँ, तो डिटर्मिनेंट हम लोग सीखे क्या सर, कैसे कर लेते हैं कि एरे ऑफ नंबर बोला जाता है, स्क्वायर फॉर्म में रहता है, दो वर्टिकल लाइन के बीच में रहता है और कॉरस्पॉन्डिंग इसका एक वैल्यू आता है। इसके बाद एलिमेंट के बारे में सीखे कि एलिमेंट किसको बोला जाता है, दो वर्टिकल लाइंस के बीच में जो लिखा होता है उसको एलिमेंट बोला जाता है, इसका छोटा रूप एआईजे बोला गया। हाँ, इसके बाद हम लोग सीखे डायगोनल एलिमेंट जिसका नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होता है, कंजुगेट एलिमेंट एआईजे और जेआई कंजुगेट एलिमेंट का था, उसमें भी एक कंडीशन लगा दिए कि आई इक्वल टू नॉट जे होना चाहिए। इस बात को वहां पे समझा चुके हैं कि क्यों नहीं होता है। हाँ, और डायगोनल के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। हाँ, ये चीज अभी डिटरमिनेंट के अंदर बारे में सीखे कि डिटरमिनेंट आखिरकार होता क्या है, समझ रहे हैं सर। अब हम लोग सीखते हैं इसका आगे की और क्या क्या चीज इसमें। हाँ, अब डिटरमिनेंट, अब दूसरा पार्ट इसका स्टार्ट होता है कि और क्या क्या चीज होता है। अब सीखते हैं सर कि माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिटरमिनेंट के अंदर तो ज्यादा माइनर और कोफैक्टर का यूज नहीं होगा, बस इसका लिए साइन को बताता है कि क्या होता है। इसका सबसे ज्यादा यूज होता है मैट्रिसेस में, माइनर और कोफैक्टर का। जब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस और इनवर्स मैट्रिसेस पढ़ते हैं तब वो हेडिंग लेते हैं माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर और कोफैक्टर अच्छा समझिएगा सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हाँ, माइनर एंड कोफैक्टर। हाँ, हम लोग डिफिनेशन पहले लिख लेते हैं। हाँ, माइनर ऑफ एन एलिमेंट, माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज माइनर डिटरमिनेंट obtained by deleting a particular row or column in which हाँ सर, देखिए क्या बोला जाता है, क्या होता है माइनर और क्या होता है कोफैक्टर। हाँ, अच्छा सीखिएगा। देखिए इसको क्या बोला जाएगा सर, ये हो गया अपना R1, ये क्या हो गया सर जी R2, ये क्या हो गया सर जी R3, ये क्या हो गया C1, ये हो गया C2 और ये क्या हो गया C3। हाँ, अब देखते हैं डिफिनेशन को समझते हैं। क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है सर कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट, इसका मतलब क्या हुआ सर कि माइनर एक एलिमेंट का होता है। तो एलिमेंट की तरह सर इसमें 9 माइनर एक एलिमेंट का होता है। उसके बाद देखिए क्या होता है कि माइनर तो एक एलिमेंट होता है, बस इज डिफाइंड, वो डिफाइंड होता है माइनर डिटरमिनेंट। अभी तो माइनर को ही एलिमेंट बोल रखा था, अब माइनर को ही क्या बोल दिया कि जो माइनर, जिस एलिमेंट का माइनर निकलेगा, क्या बोल रहे हैं सर, जिस एलिमेंट का माइनर निकालेंगे एलिमेंट का, और वो क्या बन जाएगा, माइनर डिटरमिनेंट बन जाएगा। हाँ, वो सीखेंगे कैसे कैसे बनता है। हाँ, डिटरमिनेंट ऑब्टेन हम लोग पाते हैं, कैसे बनेगा, by deleting a particular row or column in which that element lies, जिसके एलिमेंट का निकालते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं सर यहाँ से। हाँ, कि हम इस एलिमेंट का माइनर निकालते हैं। हाँ, क्योंकि बोला है तो माइनर निकालने के लिए, तो माइनर निकलता है एलिमेंट का। इस बात को सबूत ये है कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज माइनर डिटरमिनेंट। हाँ, तो हम इस एलिमेंट को निकालते हैं सर माइनर। हाँ, तो इसके मतलब हम माइनर ऑफ, इसके मतलब लिख दिए कि माइनर ऑफ A11, हम किसका निकालते हैं सर A11, समझ रहे हैं, यानी सिंपल हम लिख सकते हैं M11, समझ रहे हैं कि माइनर ऑफ A11 का मतलब हो गया माइनर M से भी रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी इस पोजीशन का हम क्या निकाल, 3 का नहीं निकाल रहे हैं, इस पोजीशन का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। तो देखिए, तो बोला है क्या सर, डिफिनेशन फिर से पढ़ते हैं कि ऑब्टेन्ड बाय कैसे पाया जाता है। तो डिलीटिंग मतलब हटाना, डिलीटिंग अ पार्टिकुलर रॉ और कॉलम को डिलीट करते हैं जो एलिमेंट क्या करता है, लाई करता है। यानी कि ये जो एलिमेंट है सर, इसका हम क्या निकाल रहे हैं सर, माइनर डिटरमिनेंट, इसका माइनर निकाल रहे हैं।
तो इसके मतलब क्या है, जिस रो में ये एग्जिस्ट कर रहा, क्या बोल रहे हैं सर, जिस रो में ये एग्जिस्ट कर रहा और जिस कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा उसको दुनिया से निकाल दीजिए। समझ गए? यानी कि इस रो में एग्जिस्ट कर रहा, A1 में एग्जिस्ट कर रहा और ये C1 में एग्जिस्ट कर रहा, यानी इस चीज को हटा दिए सर, इस चीज को हटा दिए। दिख रहा, बोला कि जिस एलिमेंट का हम लोग क्या निकालते हैं, माइनर डिटरमिनेंट निकालते हैं, उसको क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, जिस रो और कॉलम में एग्जिस्ट करता है। हाँ, तो अब ये दिख रहा आपको सर, ये वाला ये इतना दिख रहा, तो इसके मतलब क्या हो गया सर, 0 7 2 3। तो इस एलिमेंट का हम क्या निकाल रहे थे सर, माइनर डिटरमिनेंट। तो इस एलिमेंट का हम क्या निकाल रहे थे, माइनर, तो माइनर डिटरमिनेंट ये बनकर आया। अब हम सर निकालते हैं 0 का। हाँ, इसका क्या लिखा, इसका मतलब क्या हो गया सर कि M12 का निकालना चाह रहे हैं, M12 का निकालना चाह रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर कि ये इस रो में एग्जिस्ट कर रहा है, इस कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है, इसको क्या करेंगे, ढक देंगे। तो दिख रहे हैं, देखिए ये और ये कवर हो गया। तो 2 यहां से दिख रहा, 2 यहां से दिख रहा, तो इसका क्या किया, इसको तो डिटरमिनेंट ही बोला जाता है, इसलिए बोला कि माइनर डिटरमिनेंट बनकर आता है। तो क्या बच गया सर, ये कवर हो गया और ये कवर हो गया, इसका मतलब क्या बच गया, -1 0 7 और 3। हाँ, अब और किसी का निकालते हैं, चलिए इस 7 का निकालते हैं। हाँ, इस 7 का माइनर निकालते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका 7 निकालने का मतलब क्या हो गया कि 2 में एग्जिस्ट कर रहा और 3 में एग्जिस्ट कर रहा, यानी कि M, अच्छा इधर लिखते हैं, अब निकालते हैं M23 का निकालते हैं। इसका मतलब क्या हो गया सर कि जिसमें एग्जिस्ट कर रहा उसको डिलीट कर देंगे, यानी कि एक देखिए रो R2 में एग्जिस्ट कर रहा और ये इसमें एग्जिस्ट कर रहा, इसका मतलब ये डिलीट हो गया और साथ ही साथ ये डिलीट हो गया। दिख रहा, इसका मतलब बच गया क्या सर, ये कवर, ये दोनों और ये दोनों, यानी कि 3 0 0। अब आप निकाल लीजिएगा सर, समझ में आ गया कि माइनर किसको बोला जाता है। हाँ, तो माइनर हम किसका निकालते हैं सर, एलिमेंट का निकालते हैं, और वो बनता कैसे, उसका जो आउटपुट आता है वो माइनर डिटरमिनेंट आता है। जिस एलिमेंट का माइनर निकालते हैं उसका पार्टिकुलर रो और पार्टिकुलर कॉलम को क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। उसके बाद जो बचता है उसको बोला जाता है माइनर डिटरमिनेंट बोला जाता है। अब समझते हैं कि सर कोफैक्टर क्या होता है। हाँ, तो कोफैक्टर और माइनर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस एक डिफिनेशन का थोड़ा सा अंतर है ना, माइनस कोफैक्टर का थोड़ा सा साइन का अंतर हो जाता है। कोफैक्टर पढ़ते हैं कि वो साइन को रिप्रेजेंट करता है। अब पढ़ते हैं कि कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर, तो कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij is denoted as Cij is defined as Aij is equal to Cij to -1 का पावर I प्लस j और m j। ये सर याद रखिएगा, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये याद रखिएगा। देखिए कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर क्या होता है सर कि कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। हाँ, कोफैक्टर भी किसका निकाला जाता है सर, एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। हाँ, एक एलिमेंट का हम लोग क्या करते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। हाँ, तो मान चलिए अब एलिमेंट का निकालते तो मानते हैं वो एलिमेंट है Aij इज डिनोटेड एज Cij इज डिफाइंड एज Cij, जिसका निकालना रहेगा तो -1 का पावर, देखिए -1 का पावर जो पोजीशन लिखा हुआ है Ij उसका पोजीशन और Mij। हाँ, तो फिर से हम एग्जांपल लिखते हैं, किसी कोई भी एग्जांपल लिखते हैं, लिख लेते हैं 3 0 5 8 9 -5 2 3 1। ये अपना हो गया सर R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया C1, ये हो गया C2 और ये हो गया C3। हम लोग निकालना चाहते हैं कोफैक्टर ऑफ A11, इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना चाहते हैं। हाँ, इसके मतलब लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं C11, वहां पर माइनर निकालना चाहते हैं तो क्या लिखे थे M11। हाँ, तो यहाँ पर क्या लिख दिए सर C11। इसका कैसे निकलेगा सर, इसका हाँ इसका क्या कैसे निकलेगा, इसका क्या करेंगे सर -1 का पावर
समझ रहे हैं कैसे डिफाइन किया गया कोफैक्टर निकालने के लिए? -1 का पावर जो पोजीशन रहेगा, हाँ, तो क्या पोजीशन 1 + 1 और m11 समझ गए? तो क्या हो जाएगा सर जी, -1 का पावर 2 हो गया तो वो तो पॉजिटिव ही रह जाएगा, तो सिंपली क्या आ जाएगा, यानी कि a11 का जो माइनर होगा वही कोफैक्टर भी हो गया। देखिए ना, हम तो कोफैक्टर निकालने गए थे, निकल गया क्या m11, और m11 तो निकालने जानते ही हैं, m11 का मतलब ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, तो इसके मतलब क्या हो गया सर, ये जो लिखा गया, ये क्या लिखा गया, ये कवर हो गया सर, दिख रहा अच्छा तरीके से, ये कवर है, क्या हो जाएगा 9 - 5 3 और 1। हाँ, अब हम निकालते हैं कोफैक्टर इस जीरो का, हाँ, यानी कि हम क्या निकालते हैं, कोफैक्टर a12 का निकाल लिए सर, तो इसका मतलब क्या हो गया सर, -1 का पावर 1 + 2, हाँ, और क्या लिख देंगे सर m12, इसके मतलब -12 आ गया, तो क्या हो गया सर, माइनस और माइनस, तो क्या होगा सर, इसका निकाले तो ये कवर हो गया, ये ऊपर कवर हो गया, ये बच गया, तो क्या हो गया सर, -8 - 5 2 और 5। क्या समझ रहे हैं सर, सिर्फ साइन का अंतर हो रहा है, तो इसका मतलब सर कि जिस पोजीशन अगर इवन आ रहा तो कोफैक्टर और माइनर वहां पे क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। जैसे इसका पोजीशन a11, इसका आएगा पोजीशन क्या आएगा, इवन आएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, इसका क्या आएगा, ऑड आएगा, फिर यहाँ देखिए क्या आएगा, a13 आएगा, तो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, तो उसका कोफैक्टर, यानी सिंपली किसको रिप्रेजेंट कर रहा कि कब होगा माइनस, कब होगा प्लस। देखते हैं, आप तो लेक्चर आगे पढ़ लिए हैं, तो क्या होगा कि सर इसके ऊपर देखते हैं प्लस माइनस और प्लस लगाते हैं, तो देखते हैं इसका जब m11 का निकाले कोफैक्टर तो क्या बनकर आया, प्लस साइन बनकर आया, इसका पोजीशन का जब निकाले तो प्लस बनकर आया था, इसके सर के ऊपर इसीलिए क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। यहाँ पर देखिए सर इस पोजीशन का क्या आया था, कोफैक्टर क्या बनकर आया, निगेटिव आया, इसलिए इसके सर के ऊपर क्या लगाते हैं, नेगेटिव। ये फर्स्ट प्रूफ बताता है कि इसके सर के ऊपर प्लस माइनस प्लस क्यों लगाते हैं, तो बस माइनर और कोफैक्टर इसीलिए हम लोग पढ़ा जाता है। माइनर और कोफैक्टर क्लियर हो गया सर, ये कुछ नहीं, सिर्फ साइन का अंतर था, माइनर और कोफैक्टर में बहुत ज्यादा क्या अंतर नहीं है, समझ गए। अब हम लोग पढ़ते हैं कि एक डिटरमिनेंट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है, डायगोनल एलिमेंट कितना होता है, हाँ, ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितना होता है, वगैरह वगैरह। हाँ, माइनर कोफैक्टर आई होप कि अच्छे से क्लियर है आपका। हाँ, एक नोट पढ़ते हैं फिर से, नोट पढ़ते हैं और लिखते हैं डेल्टा इक्वल टू वही a क्रॉस m लिखते हैं सर, क्या हो जाएगा a11 a12 a13 और डॉट डॉट क्या हो जाएगा सर, a1n हो जाएगा, हाँ, a12 सॉरी 2 नंबर क्या हो जाएगा 21 22 23 और डॉट डॉट क्या हो जाएगा सर 21 और डॉट डॉट क्या हो जाएगा सर an1 an2 an3 और डॉट डॉट क्या हो जाएगा, कितना ऑर्डर का हो गया सर, n क्रॉस n का। हाँ, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या सीखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा। हाँ, तो आप जो ऑर्डर रहता है सर, हाँ, जब ऑर्डर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाता है आपके पास। हाँ, तो इसका ऑर्डर क्या है सर, n क्रॉस n, तो उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा सर। इसको क्या बोला जाता है सर, कि जिसका नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होता है उसको क्या बोला जाता है, डायगोनल एलिमेंट। पूछता है कि एक डिटरमिनेंट के अंदर नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितना होता है, तो जितना ऑर्डर रहता है उतना ही क्या होता है उसका एलिमेंट भी होता है। तो इस डिटरमिनेंट का ऑर्डर कितना है n, तो नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट भी कितना होगा n। हाँ, तो दूसरा बात क्या पूछ सकता है आपसे कि टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो वो कितना हो जाएगा सर n। हाँ, अब अच्छा सर टोटल एलिमेंट क्या होगा कि आप ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायगोनल एलिमेंट कितना होगा। अब आपसे एक चीज और क्या पूछ सकता है कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितना होगा, यानी कि डायगोनल एलिमेंट छोड़कर कितना एलिमेंट, तो टोटल में से डायगोनल एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इससे क्या पता चलेगा कि डायगोनल एलिमेंट छोड़कर कितना एलिमेंट है। हाँ, तो तीसरा आपसे क्या पूछ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, हाँ, ऑफ के आंसर यही लिखा जाता है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n। एक एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं सर, ले लेते हैं 2 3 0 5 9 8 2 -1 2। हाँ, तो इसमें पहला क्या होता है सर, टोटल एलिमेंट कितना हो गया, टोटल एलिमेंट ऑर्डर कितना है सर 3 क्रॉस 3, इसका जब ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 है, तो हो रहा है 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
हाँ, डायगोनल एलिमेंट इसको बोला जाता है, सब दिख रहा है, 3 है डायगोनल एलिमेंट, A11 A22 A33। हाँ, तो जितना ऑर्डर आता है उतना ही क्या रहता है, डायगोनल एलिमेंट हो जाता है। तो डायगोनल एलिमेंट कितना हो गया सर, कितना हो गया 3। और ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितना हो गया सर, ऑफ डायगोनल एलिमेंट वो कितना हो गया सर, 9 - 3 = 6। सपोज चलो हाँ देखिए सर यहाँ पे हाँ एक नोट सीखते हैं, और नोट में ये सीखते हैं कि आपको स्टार्टिंग के हाँ पीरियड में बोले थे आपको क्या डिटरमिनेंट के, कि हम जो डिटरमिनेंट का उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो आता है एक रियल वैल्यू आता है। हम इस चीज को साबित करते हैं रियल वैल्यू ही आखिर क्यों आता है, समझिए। तो आपको दिख रहा है कि एक्स वाई में रिलेशन है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़े आप, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़े, इसमें एक्स और वाई निकालते हैं। तो मानते हैं कि हमें एक्स का वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसके मतलब क्या होगा, वाई को एलिमिनेट करना पड़ता है। हाँ, तो इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको मानते हैं इक्वेशन सेकंड। अब बताइए सर जी कि अगर हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इसको b2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको b1 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें। हाँ, इसको b2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो b1 b2, और यहाँ पर इसको b1 से मल्टीप्लाई कर देंगे b2 b1, और दोनों हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा भाई, और इससे x कॉमन लेकर हम वैल्यू x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए हम लोग निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं, क्या करते हैं 1 को क्या करते हैं सर b2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और माइनस क्या कर देते हैं सर 2 को b1 से कर देते हैं। समझ गए बात को। तो अब यहाँ ऊपर का क्या बन गया सर, इसका रास्ता क्या हो गया कि b2 से मल्टीप्लाई करें तो a1 b2x बन गया। अब यहाँ क्या बन गया सर b1 b2 y, यहाँ क्या बन गया सर b1 c1 = 0। हाँ, और इसको क्या करना है b1 से मल्टीप्लाई कर दे सर, क्या बन जाएगा a2 b1x। हाँ, यहाँ पर क्या है सर b1 b2y, और यहाँ पर क्या बन गया सर b1 c2 = 0। इसको क्या करते हैं सर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम, तो माइनस माइनस माइनस। हाँ, तो ये कैंसिल हो गया सर, यहाँ से x कॉमन ले लें तो x को कॉमन आते ही क्या बचेगा सर a1 b2 - a2 b1 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा सर b1 c1 माइनस b2 यहाँ पर b2 होगा ना, b2 होगा, यहाँ पर क्या होगा सर b2 c1 और माइनस b1 c2 = क्या हो गया सर 0। हाँ, इसको इस तरफ लेते चले जाते हैं तो क्या आ जाएगा सर x a1 b2 - a2 b1, हाँ = क्या हो जाएगा सर, ये पॉजिटिव हो जाएगा b1 c2 - b2 c1। अब x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू b1 c2 - b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 - a2 b1। अब देखो ये x का सिंपल वैल्यू अपने निकालने जानते हैं, हाँ 2 इक्वेशन 2 वैल्यू। सिमिलरली इसी तरह y निकाल लीजिएगा। तो y को करने के लिए क्या करेंगे सर, x को एलिमिनेट करेंगे, x को एलिमिनेट करेंगे। हाँ, तो इसमें क्या करेंगे a2 मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें a1 मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हाँ, तो x कैंसिल हो जाता है, y का वैल्यू आ जाएगा। हाँ, अब देखिए x का वैल्यू क्या, आप इस बात को मानते हैं कि 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल का जब कभी भी सॉल्व करेंगे तो एक न्यूमेरिकली वैल्यू आता है। इस चीज को मानते हैं आप, तो आज इस चीज को भी मान जाएगा कि डिटरमिनेंट को कभी भी सॉल्व करेंगे तो एक रियल वैल्यू आएगा, और दिस डिवाइडेड बाय दिस को करेंगे न्यूमेरिकली वैल्यू ही आता है। देखिए इसी चीज को कैसे लिखा जाता है, देखिए इस चीज को कैसे लिखते हैं डिटरमिनेंट के फॉर्म में। आप नीचे मत देखना, आप ऊपर बस सिर्फ फोकस करना। देखिए हाँ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सर b1, हम यहाँ पे लिखते हैं b1, आप यहाँ इसका अपोजिट लिखते हैं c2। समझ गए। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है b2, यहाँ लिख देते हैं b2 और यहाँ लिख देते हैं c1। ये चीज समझ गए। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि ये चीज लिखने का मतलब क्या है, इसको हम ऐसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दिए। अभी सीखिए कैसे कैसे कर रहे हैं हम। देखिए अब बोलते हैं कि ये चीज और ये चीज बराबर है, ऊपर वाला हम क्या बोल रहे हैं सर कि ये चीज बराबर हो गया। आप बोलोगे कैसे सर, आपका माइंड बोला कैसे कर दिए ये चीज को ये चीज बराबर। अब देखिए बताते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करो सर, क्या हुआ b1 c2 हो गया, और माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करो, क्या बन गया, यानी सिंपल ये बन गया, यानी इसका इससे मल्टीप्लाई करेगा माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा। यानी कि सर ये जो लिखा हुआ है एक न्यूमेरिकली वैल्यू हम पहले से मानते हैं, क्योंकि x का वैल्यू एक न्यूमेरिकली वैल्यू आता है, तो इसका वैल्यू हम मानते हैं कि एक वैल्यू लिखा हुआ, तो हम कहेंगे इसको भी मान लो कि वैल्यू लिखा हुआ है। यानी कि ये चीज से इसका अच्छा नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इसका कितना है सर 2 2, यानी कि ऑर्डर 2 को सॉल्व ऐसे ही करेंगे डिटरमिनेंट के अंदर, हम बोलेंगे हाँ इसी तरह सॉल्व करेंगे। समझ बात को। इस चीज को ये साबित होता है कि एक डिटरमिनेंट का एक आउटपुट क्या आता है, वैल्यू आता है।
समझ गए, डिवाइडेड बाई, हाँ डिवाइडेड बाई, अब देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, A1, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, B2, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, A2, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, B1। अब देखिए ये चीज और माइनस दिस चीज, हाँ A1 B2 और माइनस A2 B1, ये हो गया। यानी कभी भी सेकंड ऑर्डर को हम सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन इससे और माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इससे हमेशा करते रहेंगे। आप इस बात को मान लीजिए, तो ऑर्डर 2 को भी ऐसे सॉल्व करेंगे। हाँ, तो इसका एक डिटरमिनेंट से क्या रहता है रिलेशन, इससे हेंस ये प्रूफ होता है कि डिटरमिनेंट हमेशा आउटपुट एक वैल्यू देता है, क्योंकि x आउटपुट वैल्यू देता है, ये भी क्या, ये भी तो x का वैल्यू निकालें, ये भी आउटपुट इसका क्या आएगा, वैल्यू। सिमिलरली इसी तरह करके सर आप y निकाल लीजिएगा, इतना काम आप जरूर कर सकते हैं, आप निकाल लोगे ना y सर। हाँ, तो सेकंड ऑर्डर सॉल्व भी करना सीखे। हाँ, इससे पता चल गया सेकंड ऑर्डर कैसे सॉल्व होता है। हम इसी से प्रूफ करते हैं सेकंड ऑर्डर कैसे होता है। आगे बढ़ते हैं। अभी सर सेकेंड ऑर्डर को हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, कैसे इवैल्यूएट किया जाता है। हाँ, तो क्या करते हैं सर, मान चलिए एलिमेंट लिखा हुआ है इसके अंदर, सेकेंड ऑर्डर ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे ही लिखा रहेगा सर। तो अभी तुरंत तुरंत क्या सीखें सर, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करते हैं और सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन इससे करते हैं। इसका वैल्यू क्या आएगा आउटपुट सर, A1 A2 और A22 और माइनस A21 और A22। समझ गए सर। इसी पे एग्जांपल ले लेते हैं बहुत सारा। हाँ, ये तो बहुत आसान है। क्या हो गया सर, 0 2 1 3, इसका वैल्यू क्या होगा सर, 0 into 3 माइनस 1 into 2 होगा। तो क्या हो गया 0 minus 2, यानी क्या हो गया सर, -2। समझ गया सेकंड ऑर्डर। ये कैसे प्रूफ किया सर, ये बता चुके, प्रूफ करके इस चीज को लाए। हाँ, कि कैसे, इसी डायरेक्ट नहीं कर दी। हाँ, यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर ले लेते हैं 1 3 5 और 9। यहाँ से कैसे सॉल्व किया जाएगा सर, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे, क्या हो जाएगा 1 into 9 और माइनस इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 5 into 3। तो क्या हो जाएगा सर, 9 minus 15, यानी क्या हो जाएगा सर, -6। हाँ, अब देखिए सर, और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 1 minus 5 3 और 9। इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, 1 into 9। और देखिए सर, ये तो माइनस ही खुद अपने से क्रिएट करता है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, -15, तो माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा। और ऐसे करके दिखा देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ 3 into -5 हो जाएगा, कितना हो गया सर 9 और प्लस 15 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 24। हाँ, और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे क्या हो गया सर, लेते हैं 2 5 -8 और 3। इसका मतलब क्या हो गया सर, यहाँ पे 2 into 3 और प्लस डायरेक्ट ले लें, 8 into 5 कर लें, चाहे और शॉर्टकट कर लें, क्या 6 plus 40 डायरेक्ट कर लें, 6 और प्लस 40 तो कितना हो जाएगा 46। और एग्जांपल लेते हैं, इसका मतलब क्या हो गया सर, 2 -8 -3 और 9। हाँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 into 9, और अगर तो ये माइनस मल्टीप्लाई और प्लस ही हो जाएगा, यानी कि माइनस अपना वाला रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अगर अंदर ही क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया 24 हो गया ना, ये क्या हो गया 18 into 24, यानी कि -6। मेरे तरह से क्लियर है सर, ऑर्डर 2 का सॉल्व करना। हाँ, ऑर्डर 3 सॉल्व करना सीखा है, जो कि यही इंपॉर्टेंट भी है। ऑर्डर 3 को सीखना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15-20 मिनट सब। इवैल्यूएट ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। हाँ, तो क्या लेते हैं थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसा होता है, सर, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये क्या होता है सर, R1 R2 R3
C1 C2 और C3। हाँ, अब इसको कैसे कैसे सॉल्व करते हैं सर वो इम्पोर्टेंट। हाँ, आपको ये भी हम बता चुके हैं सर कि इसके सर के ऊपर क्या होगा। हाँ, कैसे को फैक्टर से हम लोग निकालते हैं। अब सीखते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि ऑर्डर थर्ड को कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखते हैं पहला स्टेप इसका। हाँ, ये क्या लिखा हुआ है सर कि हम सॉल्व जो करते हैं किसी के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं। हाँ, किसी रो या किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो किसी रो या किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में हम सॉल्व करेंगे। पहला आप स्टेप बाय स्टेप सीखते जाओ, हाँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप किसी रो या किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमेशा सेम आएगा। इसमें से बताइए कि टोटल नंबर ऑफ रो कितना है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना है। 3 और 3 6 है टोटल मिलाकर। यानी एक डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए अगर 6 तरीका लगा दे, R1 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, R2 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, R3 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, इसी तरह C1 C2 C3 के रिस्पेक्ट में करते हैं। 6 तरीका सॉल्व करते हैं, 6 का आंसर सेम होगा। हाँ, ये बोलता है। तो हम किसी के भी रिस्पेक्ट में सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज माय फर्स्ट कि हम कभी भी अगर ऑर्डर थर्ड को सॉल्व करेंगे तो किसी रो या किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। वो आपका मर्जी कि किस रो और किस कॉलम के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना चाहते हैं। हाँ, आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम। अब बात आता है कि सॉल्व कैसे किया जाए। हाँ, तो वो सीखते हैं हम। 4 वैल्यू फाइंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स रो और कॉलम with their corresponding cofactor। देखिए सर यहाँ क्या लिखा हुआ है कि 4 वैल्यू फाइंड। हाँ, वैल्यू निकालना चाह रहे हैं कि फाइंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट। हाँ, यानी कोई एलिमेंट का, हाँ, कोई एलिमेंट का ऑफ एनी रो या कॉलम, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को पहले सेलेक्ट करेंगे। 6 तरीका से बनाने माने किसी को सेलेक्ट करने की, इसको R1 के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसका एक एलिमेंट को लेते हैं, विद देयर कोरस्पोंडिंग को फैक्टर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या बोल रहे हैं सर, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, कि किसी भी रो या कॉलम का एक एलिमेंट को लेंगे और उसका को फैक्टर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, सम कर देंगे। यही सब टोटल बात लिखा हुआ है। हम क्या कर सकते हैं सर कि हम जो सॉल्व करते हैं हम इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं। नाउ वी सॉल्व विथ रिस्पेक्ट टू R1। हाँ, R1 के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं सर, सॉल्व करते हैं। तो R1 के रिस्पेक्ट में इसका पहला एलिमेंट क्या हो गया सर, A11। हाँ, इसका A11 ले लिए। हाँ, A11 लिख लिए। इसका को फैक्टर लिखेंगे बाबू। हाँ, क्या बोला, देखिए क्या लिखा हुआ है कि 4 वैल्यू फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर। यानी एक एलिमेंट लिए, उसका कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सर इसका कोफैक्टर क्या होगा, ये कवर करेंगे और ये कवर करेंगे। हाँ, ये कवर करेंगे और ये तो पता चलेगा कि इसका साइन प्लस होगा, इसलिए प्लस लिखने में प्लस तो ही पता चल गया ना कि साइन इसका प्लस होगा। ये कवर किए, ये कवर किए, ये बच गया सर, क्या बच गया, A22 A23 A31 A31 ये एलिमेंट। अब R1 का सेकंड एलिमेंट क्या है सर, A12। इसका कोफैक्टर माइनस के साथ आएगा। ये दिख रहा सर, क्योंकि इसका -1 का पावर क्या बनाएगा, 3 बनाएगा, तो -1 आएगा। -1 का पावर 3 माइनस दिख रहा, ये -A12 लिख लें। हाँ, इसका क्रॉसपोंडिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका क्रॉसपोंडिंग कोफैक्टर क्या हो गया सर, ये और ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर, A21 A31 A23 और A33। और फिर देखिए इसका कोफैक्टर क्या साइन के साथ आएगा सर, प्लस के साइन के साथ आएगा।
आएगा ना। इसका देखिए पोजीशन 1 + 3 -1 का पावर क्या हो जाएगा 4, तो क्या आएगा A13 और ये कवर करेंगे सर, ये कवर करेंगे क्या हो जाएगा A21 A22 A31 A32। हाँ इसको सॉल्व करने तो हम जानते ही हैं सर, समझ गए, इसको सॉल्व करने हम बहुत अच्छा तरीका से जानते हैं। और पेशेंस रखिएगा सर, 10-15 मिनट में समाप्त हो जाएगा। ये वाला ये अच्छा ये देखिए सर, यहाँ क्या लिखा हुआ सर कि एक आप पहले क्या सेलेक्ट कीजिए कि पहले किसी रो या किसी कॉलम को सेलेक्ट कीजिए कि इसके रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। इसके बाद क्या करेंगे सर, R1 को हम आके यहाँ लिख लें, नाउ वी सॉल्व विद रिस्पेक्ट टू R1। R1 को सेलेक्ट कर लें, इसका एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, एलिमेंट A1 सेलेक्ट कर लिए सर, A11 सेलेक्ट कर लिए। इसका कोफैक्टर का साइन क्या होगा सर, पॉजिटिव होगा, क्योंकि -1 का पावर 1 + 1 और M11 होगा। तो देखिए इसका A11 लिख लिए एलिमेंट, इसका साइन प्लस, आप देखिए यहाँ प्लस साइन ऑलरेडी लगा हुआ है। और इसका क्या M11, तो M11 क्या होगा सर, इसको कवर करेंगे और इसको ढक देंगे, तो ये लिखा जाएगा, ये इसमें कोई दिक्कत। अब इसके बाद क्या करेंगे सर, R1 के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ माइनस क्यों आ गया सर, समझ में आ गया? क्योंकि इसका जो पोजीशन क्या है सर 1 और 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा सर, -1 का पावर 1 + 2 M12, तो माइनस आएगा, ये माइनस यहाँ लगा हुआ है, ये एलिमेंट लिख दिए। इसका क्या लिखे, कोफैक्टर क्या हो जाएगा सर, ये कवर हो गया और ये कवर हो गया, ये और ये बच गया, ऐसे लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ पर प्लस के साथ आएगा, क्योंकि -1 का पावर 1 + 3 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा। वहाँ पे 3 2 3 अच्छा यार इसमें कुछ गलती लिखा गया, A22 A323 लिख दिए। अच्छा ये कवर सही तो है, A22 A23 A32, अच्छा यहाँ गलती ना, A32 अभी अब सही है। अब देखिए सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया, इसी पर कैसे पूछा गया था, देखिए कैसे पूछा गया। हाँ अब तो समझ में आ गया सर, इस बात को समझ में आ गया कि माइनर और कोफैक्टर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बात में समझ में आ गया। अच्छा ये बात भी समझ में आ गया कि सर जो हम ऑर्डर 3 का जो वैल्यू निकालते हैं, जो ऑर्डर 3 का वैल्यू निकालते हैं, वो जिस एलिमेंट का निकालते हैं उसका कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस अब आप ये भी बोल सकते हैं सर माइनर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि यहाँ कोफैक्टर या माइनर दोनों बराबर है। हाँ तो अब देखिए इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, वो अच्छा से बताइएगा ना, समझ कर सोचिएगा ना, फील कीजिएगा इस बात को। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इन टर्म ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर। हाँ ऐसे सर, इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं सर, या जनरली कोई डी से भी रिप्रेजेंट करता है। हाँ अब देखिएगा सर, अब माइनर के टर्म में लिखते हैं। अच्छा माइनर को प्लस और माइनस का साइन पता रहता है? नहीं, माइनर में कोई प्लस माइनस साइन नहीं आता है, जबकि कोफैक्टर निकालते हैं तो माइनस और प्लस साइन आता है, वो खुद अपने अनुसार ले लेता है, जो इवेंट है वो तो समझ चुके हैं। अच्छा नहीं पता है कि माइनर और कोफैक्टर कोई ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ माइनस और प्लस का इधर उधर खेल है। अच्छा ये किसी के डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए एलिमेंट लेते हैं और उसका कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर किसी चीज को सॉल्व करते हैं तो उसका पहला एलिमेंट क्या लेंगे, A11, R1 के रिस्पेक्ट में किए हैं तो A11, और इसका M11 से मल्टीप्लाई हुआ है, यस सर, A11 और M11 से मल्टीप्लाई हुआ है, माइनर के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, समझ रहे हैं? ये A1 और M11 समझ में आ गया। हाँ अब A12 लेंगे, अब उसका कोफैक्टर निकालेंगे, जो ढककर माइनर निकालते हैं वो लिखेंगे, लेकिन अब देखिएगा कि उसके पीछे माइनस का साइन लगेगा सॉल्व करने के लिए, वो सीख चुके हैं कि माइनस लगेगा, माइनस लगेगा, यहाँ माइनस A12 और M12 लिख सकते हैं। ये माइनस क्यों लिखे, क्योंकि माइनर को पता ही नहीं कि माइनस होता है कि नहीं होता, इसको माइनर को नहीं पता कि प्लस खुद से लेके माइनस ले, कोफैक्टर खुद ले लेता अपना माइनस, आना रहेगा तो माइनस अपना खुद, लेकिन माइनर को देना पड़ेगा, नहीं बेटा तू माइनस है, माइनस देगा तभी तू माइनस लेगा। हाँ और फिर क्या आएगा सर, A13 तो M13 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस दोनों बराबर हो जाएगा। अब इसी चीज को अगर को फैक्टर का टर्म में लिखते हैं तो A11 और C11, यहाँ पर तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हाँ जबकि यहाँ पर देखो इसी चीज को लिखते हैं A12 और C12, क्या सर माइनस कहाँ चला गया बेटा, खुद देखो इसको जब ब्रेक करेगा खुद अपना माइनस ले लेगा। यही चीज बोले थे कि आपने तो डिटरमिनेंट के अंदर सीख गए थे कि एक प्लस लेगा तो अगला उसका माइनस होगा,
तो इसको देना पड़ा माइनस, क्योंकि अगर यहाँ पर मान चलो अगर प्लस लिख देते तो ये गलत हो जाता, क्योंकि ये माइनस पड़ा कभी नहीं लेता, इसमें माइनस आता ही नहीं, इसलिए यहाँ पर माइनस देना पड़ता, जबकि ये अपना माइनस खुद ले लेगा। लेकिन इसको ब्रेक कीजिए माइनर के रिस्पेक्ट में, ये खुद अपना माइनस ले लेगा। हाँ, अब फिर यहाँ पर माइनर और कोफैक्टर दोनों सेम हो जाएगा, क्योंकि इवन आता है। क्या हो जाएगा, A13 और C13। हाँ, ये दोनों जीनियस पेपर पूछ चुका है सर, दो में से कोई एक माइनर या कोफैक्टर का टर्म में पूछ चुका है। ये बात क्लियर है सर? चलिए आगे बढ़ते हैं। और डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 will have 9 minus each minor will be a minor determinant of order 2। देखिए क्या लिखा हो सर कि अगर ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट लेते हैं उसका कितना 9 माइनस बनेगा, ऑर्डर 3 का लेते हैं 9 माइनस बनेगा, क्योंकि ऑर्डर 3 का अंदर कितना एलिमेंट होगा 9, तो 9 का भी माइनर बनेगा। और जितना माइनर बनेगा सर उसका ऑर्डर कितना होगा 2, जो माइनर बनकर आएगा। ऑर्डर 3 था तो माइनर बनकर ऑर्डर कितना आएगा 2। ये बात को फील हो रहा? अगर मान के चलिए कि डिटरमिनेंट का ऑर्डर रहे 4 तो कितना टोटल माइनर बन सकता है सर 16, और जितना माइनर बनेगा उसका ऑर्डर कितना बनेगा 3 बनेगा। समझ रहे हैं बात को? उसका ऑर्डर सब क्या बनेगा, तो जितना भी ऑर्डर करेगा माइनर उसका एक ऑर्डर कम बनाएगा। हाँ, we can spend a determinant in 6 ways क्लास में for 3 cross 3 डिटरमिनेंट। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है सर कि ऑर्डर 3 का रहेगा कि कितना तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, 6 वे से सॉल्व कर सकते हैं, 3 R1 के रिस्पेक्ट में और 3 C1 के रिस्पेक्ट में। अगर ऑर्डर 4 रहे तब कितना रिस्पेक्ट में सॉल्व कर सकते हैं 8, 4 रो और 4 कॉलम। अब सर क्वेश्चन है, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, समझ गए? बस अब 10 मिनट और लगेगा सर क्लियर है ना सर आप लोग का? लिखा हुआ है, पहले सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, इसमें तो चाहता थी नहीं, सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ले लेते हैं 5 9 2 3 8 5 3 2 1। हाँ सर, इसका वैल्यू निकालना है, किसी को माइनस नहीं कर देते हैं, इसका वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। फाइंड द वैल्यू, तो क्या होगा सर, सर्वप्रथम क्या करते हैं सर, उसके सर के ऊपर प्लस माइनस प्लस खुद लगा लेंगे। हाँ, क्योंकि अब देखिए अब जो सॉल्व करेंगे तो अब ये दिमाग में लगा फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दिस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ नहीं, सब या को फैक्टर और माइनस सब या भाड़ा में। हाँ, कुछ नहीं, कोई काम नहीं, माइनर में काम करने वाला। हाँ, लेकिन कोई अगर कंसेप्ट पूछेगा तो वहीं से आता है, माइनर को फैक्टर से आता है, करेंगे वही काम, लेकिन बात अब चर्चा उसका कभी नहीं करेंगे माइनर को फैक्टर का। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं, सीधे इसके सर के ऊपर लगाएंगे प्लस माइनस प्लस। हाँ, ये पता है कि प्लस माइनस प्लस क्यों लिखते हैं, हाँ इसका पूरे थ्योरी पढ़ चुके हैं। हाँ, तो कोफैक्टर के कारण लिखें, लेकिन अब बोलेंगे कभी नहीं कि कोफैक्टर के कारण लिखें, सिर्फ प्लस माइनस प्लस लिख लेंगे। हाँ, अब क्या करेंगे सर, 5 को ऐसे करेंगे और इसको इस तरह से इसको कवर करके इसको ऐसे कवर कर देंगे। 5 को लिए क्योंकि इसका पॉजिटिव साइन है, तो ये कवर कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा और -10 हो जाएगा। ऐसे लिख लेते हैं पहले -8 5 2 1। हाँ, -9 लेंगे सर, ये कवर और ये कवर हो गया, क्या हो जाएगा सर 3 3 और 5 1, और यहाँ पर +2 ले लिया सर, ये कवर है ये कवर, तो कितना हो जाएगा सर 3 -8 3 और 2। इसको क्या करेंगे सर, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा -8 और -10 हो जाएगा सर, -8 और -10 हो जाएगा। हाँ, यहाँ हो जाएगा -9 3 -15 हो जाएगा, 3 -15, और यहाँ हो जाएगा +2, यहाँ क्या हो जाएगा 6 और +24 हो जाएगा सर। हाँ, अब क्या होगा सर, यहाँ पर हो गया -18 5 से -90
और यहाँ हो गया सर -12 इंटू -9 प्लस 108 प्लस 108। यहाँ पर हो गया सर 24 30 ना 60। तो कितना हो गया सर 108 और 60 168। 168 में से 90 चला गया तो कितना हो गया सर 8। 16 में से 7 के 16 में से 9 गया 16 में से 9 गया 7 ना 0 कितना गया कंप्लीट कर आंसर हो गया। अच्छा सर इसको किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व किए सर R1 के रिस्पेक्ट में। तो आप इस बात को मानते हैं सर अगर R2 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं R3 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं या C1 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं C2 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं सबका आंसर क्या आता है सेम आता है। हम कहते हैं सर आप R1 के रिस्पेक्ट में कर दिए C1 को बता दीजिए ना हम विश्वास नहीं हो रहा हमको करते हैं 78 आंसर आया। और जिसके रिस्पेक्ट में सॉल्व कीजिएगा उसका साइन अल्टरनेट लिखाएगा। अब देखिए सर इसके सर के ऊपर लिखा रखते हैं क्वेश्चन बनाते हैं C1 के रिस्पेक्ट में। हाँ किसके रिस्पेक्ट में C1 के चाहे C2 के रिस्पेक्ट में बनाते हैं ज्यादा मजा आएगा। C2 के रिस्पेक्ट में देखिए कैसे अल्टरनेट साइन चलेगा। हाँ सर अगर इसके प्लस है किसके सर के ऊपर क्या आएगा माइनस। तो अब अल्टरनेट चलेगा प्लस और माइनस। हाँ इक्वल फैक्टर के कारण होता है सर साइन समझ गया सर। हाँ तो लिखते हैं -9। हाँ और क्या हो जाएगा सर ये कवर होगा और ये कवर होगा सर जी। हाँ ये कवर और ये कवर यहाँ क्या हो जाएगा 3 5 3 1 3 5 3 और 1 यहाँ कितना जाएगा सर ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है सर इसके सर के ऊपर प्लस है तो प्लस माइनस सर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पर होना चाहिए था कायदे से प्लस होना चाहिए था कायदे से क्या होना चाहिए था सर प्लस लेकिन क्या ले लिए माइनस। समझ रहे कैसे साइन लिखा जाता है समझ में आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर -8 ये कवर और ये कवर ये कवर और सॉरी ये कवर और ये कवर ये कवर और ये कवर समझ रहे क्या माइनर निकालने क्या करते हैं जो जिसमें लाई करता है जिस एलिमेंट जहां लाई करता है उसका रो और कॉलम का क्या करते हैं डिलीट कर देते हैं। तो ये कवर और ये कवर यानी कि ये बचेगा ये कवर और ये कवर यानी कि 5 3 2 और 1। अब क्या आ जाएगा सर माइनस प्लस माइनस। हाँ यहाँ भी क्या आ गया सर माइनस ही आ गया ये कवर और ये कवर यानी क्या बच गया 5 3 और 2 5। हाँ इसको सॉल्व कर लेंगे। हाँ तो -9 यहाँ कितना हो जाएगा सर 3 -15 हो जाएगा यानी कि -12 हो गया। यहाँ 8 यहाँ कितना हो गया 5 -6 यानी कि -1 हो गया। और यहाँ क्या हो गया -2 25 -6 यानी कि 19। यहाँ कितना हो गया सर 108 हो गया। 108 यहाँ हो गया सर +8 यहाँ हो गया सर -38। हाँ तो 8 116 में से 38 चला गया तो कितना हो गया सर इसको दिए। हाँ 16 में से 8 गया 8 10 में 7 आ गया। इस बात को आप विश्वास करेंगे सर या इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 2 क्वेश्चन और लेते हैं हमारे पास। फाइंड k +3 और -k 1 -2 -3 -2 1 3 इज इक्वल टू 0। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या दे दिया सर 0 दे दिया। बोला है k का वैल्यू निकालने के लिए। अब कभी भी दिमाग मत लगाइएगा सर कि अगर गेम खेलते हैं C1 के साथ करते हैं C2 को सॉल्व करते हैं हमेशा R1 के रिस्पेक्ट में सॉल्व कीजिएगा। हाँ हर हमेशा R1 के रिस्पेक्ट में सॉल्व कीजिएगा। और जब प्रॉपर्टी के अनुसार पढ़ेंगे तो देखेंगे नंबर ऑफ जीरोज कहाँ जाता है उसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। हाँ ऐसे हम लोग प्लस माइनस प्लस लगा लिए सर। यहाँ क्या आ गया सर k +3। हाँ और इसका मल्टीप्लाई किससे कर लेते हैं इसका मल्टीप्लाई ये कवर और ये कवर हो गया सर। इसके यहाँ कितना -6 और +3 कितना। हाँ कितना हो रहा है सर दिख रहा ना -6 और +3 -6 और +3 तो -3 नहीं हो जाएगा -6 और +3 में -3 हो जाएगा। अरे -6 और +3 हाँ यहाँ कितना होगा -1 तो -1 में ये कवर और ये कवर यानी कि 9 प्लस के हो जाएगा ठीक है ना ये कवर और ये कवर तो 9 प्लस के हो जाएगा माइनस के प्लस के तो कितना हो जाएगा 9 प्लस के और यहाँ प्लस माइनस होना चाहिए था कायदे से प्लस लिख लेंगे माइनस। हाँ तो -2 ये कवर और ये कवर तो -9 और -2 के। हाँ तो माइनस तो ऑलरेडी प्लस हो गया तो -9
और माइनस 2k इज इक्वल टू क्या हो गया सर 0। तो -3k और -9 हो गया मल्टीप्लाई करके। हाँ, और यहाँ पर कितना हो गया सर -9 और -k, और यहाँ पर कितना हो गया सर +18 प्लस 4k इज इक्वल टू 0। यहाँ +4k -3k और -k, -4k और +4k, ये कैंसिल हो गया। अब देखिएगा -9 -18 और +18, यानी क्या हो गया 0 इज इक्वल टू 0। यानी k का वैल्यू फिर क्या होगा 0 ना। k का वैल्यू 0 कैसे, k का वैल्यू 0 लाया क्या नहीं ना, ये तो 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। यानी k पे तो डिपेंड ही नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि सर इसका जो वैल्यू है k पे तो डिपेंड ही नहीं किया, इसका जो वैल्यू है वो k पे डिपेंड ही नहीं किया। इसका मतलब k का वैल्यू कुछ भी रख देते हैं। जब k पे डिपेंड ही नहीं किया तो k का वैल्यू मेरा मर्जी कुछ भी रख दे, तो k वैल्यू उसको क्या हो जाएगा ऑल रियल नंबर। यानी -∞ से +∞ कुछ भी आप रख दीजिए ना, ये आंसर हो गया ऑल रियल नंबर इसका वैल्यू। इसका मतलब क्वेश्चन है कि इसका वैल्यू अगर 0 आ रहा तो बताइए k के स्थान पर क्या ऐसा वैल्यू रखे कि 0 आए। तो k का वैल्यू आप कुछ भी रख दो, ये हमेशा सॉल्व की जगह 0 ही आने वाला है, क्योंकि k पे क्या हुआ सर ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इसका वैल्यू k का वैल्यू इसलिए रियल नंबर हो गया। अगर 0 आना रहता तो 0 खुद आ जाता ना, कि खुद ही आ जाता, तो नहीं आया ना, मतलब k पे डिपेंड नहीं किया इसका k का वैल्यू। एक आखिरी क्वेश्चन है सर, बात कर रहा हूँ। x का वैल्यू निकालने के लिए बोल रखा है। जैसे k का वैल्यू निकाला था, यहाँ पर बोला है कि x का वैल्यू निकालने के लिए अगर इसका आंसर भी 0 बराबर 0 आता है, हाँ, तो इसका भी बोलते हैं कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, आना रहेगा तो कुछ आ जाएगा। हाँ, तो करते हैं सॉल्व, प्लस माइनस प्लस लगा लेते हैं सर। हाँ, यहाँ से क्या आ जाएगा x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा सर, ये कवर और ये कवर, तो -6 और -4 बराबर -6 और -4 यानी कि -10, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर। कैसे होना चाहिए था माइनस, लेकिन हो जाएगा +6 और ये कवर और ये कवर, इसका मतलब क्या हो गया 4x -0, 4x -0, और यहाँ हो जाएगा सर +1 और ये कवर और ये कवर, तो 2x -0, 2x -0 इज इक्वल टू 0। यहाँ कितना हो गया सर -10x और यहाँ +24x हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा सर सिंपल 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना हो गया सर 24 26 16x, x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू अगर देखिए 0 आ जाएगा 0/16, तो x का वैल्यू क्या आ गया 0। अब देखिए आप जो पिछला बार बोल रहे थे k का वैल्यू 0 कैसे आ गया, अब क्या बोला है सर, और जो आना रहा है x का वैल्यू 0, तो आ गया x का वैल्यू 0। यहाँ पर हम लोग क्लास को क्या करते हैं सर फिनिश। हाँ, जो ऑनलाइन देख रहे हैं सर, जिनको समझ में नहीं आया होगा, हाँ, वो चैट करके या व्हाट्सएप करके मैसेज कर दीजिए ताकि हम बता सकें दोबारा। बाय बाय।